गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम शुरू कर रहे हैं शिल्प तथा शिल्पकार, अर्थात शिल्प और शिल्पकार क्या थे। तो पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग से मिले। उत्तरी भाग में मिलने के कारण इन्हें उत्तरी चमकीले पात्र या बर्तन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुषों दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। अर्थात जो शिल्पकार थे, जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने अपना एक संघ बना लिया था और उस संघ को श्रेणी के नाम से जानते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे भी जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। अर्थात जो लाभ होता था उसमें से कुछ हिस्सा तो उस व्यक्ति को दे दिया जाता था जिसका धन होता था, और बाकी का जो मठ और धार्मिक कार्य थे उनके लिए लगाया जाता था। देखिए, सूत काटने और बुनने के जो नियम थे वो किस प्रकार से थे। तो ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल और कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करके काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता था। अर्थात ये काम इन सभी से करवाया जाता था। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को बेचकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। अर्थात जो सुबह जल्दी उनको ये काम करना पड़ता था। जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया है तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। अर्थात सख्त नियम बनाए गए थे। इसके बाद देखिए सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु जो पुडुचेरी में है, वहाँ इसमें किताब में 88 पृष्ठ पर रोम के बारे में दी गई जानकारी भी हम पढ़ सकते हैं। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब का तेल और जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एराइटन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार पत्थर भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरियाटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों की मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है एक तो शिल्प के बारे में,
और अरिकामेडु है, मेरा अरिकामेडु के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से ये एक प्राचीन बंदरगाह था जो सामान को यहाँ पे उतारा और चढ़ाया जाता था। ठीक है, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है।